बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 3 हम करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, ये 1956 का आइन जो है वो कहलाता है पहला आइन पाकिस्तान का। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ ऊपर देखें आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक शो हो जाएगा पिछली वीडियो का। और अगला पार्ट जो है वो आपको वीडियो के एंड में जब ये ख़त्म होगी इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। बेहतर ऑप्शन तो आपके लिए यही है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा। रटना नहीं, समझना है। उस पर क्लिक करें, एक पेज खुल जाएगा। पेज पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की भी प्लेलिस्ट वहीं है, मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट वहीं है, मैट्रिक केमिस्ट्री उसकी भी प्लेलिस्ट वहीं है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इनकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएंगी, और भी प्लेलिस्ट हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा ये जो आपको 3 नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान स्टडी के पार्ट्स के लिए है। ये जो आपको 5 नज़र आ रहा है ये केमिस्ट्री मैट्रिक के पार्ट्स हैं, चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो पार्ट 2 नज़र आ रहा है आपको सेकंड ईयर फ़िज़िक्स जो है वो चल रही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 AC सर्किट्स, और उसके पार्ट ये लिखे हैं। मतलब तीन सब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, जो कि डेली जो है वो अपलोड हो जाती हैं। ठीक है, कभी 2 हो जाती हैं, कभी 3 हो जाती हैं। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स न्यू बुक 2024, मैट्रिक केमिस्ट्री न्यू बुक, और पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक। ठीक है भाई। अब यहाँ पर चलते हैं, ये हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1956 का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। पहले आपके मसले, पाकिस्तान स्टडी को ग्रिप करनी है, हिस्ट्री पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ज्योग्राफी पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, और पॉलिटिक्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप नहीं है तो आपके लिए पाकिस्तान स्टडी को समझना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ये समझ लें आप। ठीक है। और चौथा जो आपकी डिफ़िकल्टी है, जिस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, वो है वोकैबुलरी, वर्ड्स, मीनिंग, जो कि यहाँ बहुत मुश्किल इस्तेमाल की गई हैं। इसीलिए मैं वर्ड टू वर्ड बुक में से पढ़ता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये भी वर्ड टू वर्ड पढ़ूँगा मैं, और साथ साथ में उसका तर्जुमा बताऊँगा कि इसको खालिस उर्दू में इसका ये तर्जुमा है इस वर्ड का, और आसान उर्दू में इसको ये कहा जाता है। सारे लिख नहीं पाऊँगा, इतना वक्त नहीं होगा, इसलिए आपके पास PDF खुला होना चाहिए, या तो फिर आपके पास बुक खुली होनी चाहिए, ताकि आप देखें मैं वहाँ क्या पढ़ रहा हूँ। तब जाके आपको आसानी से ये याद भी होंगे इसके पॉइंट्स, वरना सर पे से गुजर जाएंगे। ठीक है भाई। अब बैकग्राउंड ले लीजिए। पाकिस्तान 1947 में बन गया, 1947 में। उससे पहले जो है वो 1945 और 46 के दोनों इलेक्शंस हो चुके, जनरल इलेक्शंस भी हो चुके और प्रोविंशियल इलेक्शंस भी हो चुके इंडिया के अंदर। और उसके अंदर जो है वो जनरल इलेक्शंस में जो है वो इंडिया के अंदर कौन सी असेंबली थी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ये थी। ठीक है। और प्रोविंशियल असेंबलीज़ तो हर सूबे की अपनी अलग अलग थी। मुस्लिम लीग ने यहाँ भी कामयाबी हासिल की थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग ने प्रोविंशियल असेंबलीज़ में भी कामयाबी हासिल की थी। तो ये तो काम हो चुका था कि इलेक्शन हो चुके, अवामी नुमाइंदे आ चुके दोनों में, मरकज़ में भी, इसको मरकज़ भी कहते हैं और सेंटर भी कहते हैं। सेंटर भी कहते हैं, मरकज़ भी कहते हैं। इसका इनडायरेक्ट मतलब यही होता है पार्लियामेंट और उसके अंदर नेशनल असेंबली। उस ज़माने में पार्लियामेंट जो था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो आज का हमारा नेशनल असेंबली है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज़ हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस जो है ये नेशनल असेंबली कहलाता है, अपर हाउस जो है ये सेनेट कहलाता है। इसके अलावा हमारे 4 सूबों में सूबाई असम्बलियाँ भी हैं, सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली, KPK असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली। तो ये जो प्रोविंसेस थे इनकी भी अपनी अपनी असेंबलीज़ थी। ठीक है। तो बहरहाल ये 2 किस्म के इलेक्शंस हुए थे। उसके नतीजे में 1947 में जब पाकिस्तान बना था
आज का हमारी तरफ वज़ीर आज़म होता है, उस वक्त का क्या था, गवर्नर जनरल। ठीक है, आज का वज़ीर आज़म उस वक्त का गवर्नर जनरल, सेम इख्तियारात होते थे। तो ये जब इलेक्शन हुए थे तो इंडिया का एक ही गवर्नर जनरल था, लॉर्ड माउंटबेटन। और जब 1947 में इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, पाकिस्तान और इंडिया, तो अब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बन गए, मोहम्मद अली जिन्ना, और इंडिया के गवर्नर जनरल कौन बन गए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब यहाँ पर पहली दस्तूर साज असेंबली वो बनी गई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पहली दस्तूर साज असेंबली इसको हम कहते हैं। इसके मेंबर्स का बुनियादी मकसद यही काम था कि पाकिस्तान का आइन बनाना है, पहला काम। दूसरा काम इनका ये था कि मुस्तकबिल के पाकिस्तान के मामलात को भी देखना है। जैसे कि आजकल हमारी नेशनल असेंबली है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसमें वज़ीर आज़म है, ठीक है, और उसके वज़रा हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, ये मुल्की मामलात को देख रहे हैं, पूरे कंट्री के मामलात को देख रहे हैं। और इसके अलावा लॉ मेकिंग भी हो रही है नेशनल असेंबली के अंदर, कानून साजी भी हो रही है। तो ये जो पहली दस्तूर साज असेंबली बनी थी पाकिस्तान की, उसमें जो मेंबर बैठे हुए थे, और उन मेंबर का हेड कौन था, गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये मेंबर्स जो बैठे हुए थे पहली दस्तूर साज असेंबली में, इनका काम क्या था, दो काम थे, मुल्क का निज़ाम भी चलाना है इस नए मुल्क का, ठीक है, और आइन भी बनाना है। लेकिन आइन जो है वो नहीं बन पाया था। आइन जाके कब बना था, 1956 में पहला आइन बना था। अब जो गवर्नर जनरल आए थे, पहले आप उनके तफसीलात ज़रा नोट कर लें। गवर्नर जनरल कौन कौन आए थे और उनकी डेट्स क्या थी। गवर्नर जनरल ये नोट कर लीजिए। पहले गवर्नर जनरल तो आपको पता है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, 1947 से मिस्टर जिन्ना, नोट कर लीजिए, मिस्टर जिन्ना। इनका टाइम पीरियड जो था 1947 से 1948 तक था। अब जो अगला आएगा उसका 1948 से ऑनवर्ड होगा। और दूसरे जो ये गवर्नर जनरल पाकिस्तान के आए थे, ये ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ठीक है, ये दूसरे गवर्नर जनरल आए थे। ठीक है, तीसरे गवर्नर जनरल जो आए थे, इनका टाइम पीरियड था 1951 तक, 1951 तक, 3 साल ही गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद जो तीसरे गवर्नर जनरल आए थे वो ग़ुलाम मोहम्मद, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, ये तीसरे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कब से कब तक चलेंगे ये, 1951 से लेके ऑनवर्ड, कब तक, 1955 तक, 1955 तक। ठीक है, उसके बाद जो चौथे गवर्नर जनरल आए थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे, इस्कंदर मिर्ज़ा। ये 1955 से लेके कब तक रहे थे, 1956 तक। और ये जो चौथे गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा साहब हैं, इन्होंने ही पाकिस्तान का पहला आइन दिया था, और ये फ़ौजी थे। इस्कंदर मिर्ज़ा क्या थे, ये फ़ौजी थे, और इन्होंने ही पहला आइन बनाया था। और पहला आइन ये कॉन्स्टिट्यूशन 1956 जब इन्होंने दिया, तो इन्होंने गवर्नर जनरल सिस्टम ख़त्म कर दिया और उसकी जगह अब उसको रिप्लेस कर दिया किससे, प्रेसिडेंट से। किससे कर दिया, प्रेसिडेंट से। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो ये मामला चला। अब प्रेसिडेंट सिस्टम 1956 से प्रेसिडेंट, ये फिर इस्कंदर मिर्ज़ा ही क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। इस्कंदर मिर्ज़ा क्या बन गए, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की तारीख़ यहाँ से शुरू होती है, तो 1956 से आगे ये एज अ प्रेसिडेंट, ये गवर्नर जनरल भी रहे इस्कंदर मिर्ज़ा और प्रेसिडेंट भी रहे। फिर ये चले गए 1958 में, 1958 में ये चले गए। इनकी जगह पर जो दूसरे आए वो कौन आए, जनरल मोहम्मद अय्यूब ख़ान। इनको रिप्लेस भी एक फ़ौजी ने ही किया, जनरल मोहम्मद अय्यूब ख़ान। फिर वो आगे सिस्टम चल रहा है 1958 से लेके फिर आगे जो है वो 1969 तक, 1958 से लेके 1969 तक जो है जनरल मोहम्मद अय्यूब ख़ान का ही टाइम पीरियड चल रहा था। फिर 1969 से लेके
1971 तक, ये 2 साल टाइम पीरियड जनरल याहिया ख़ान का। उसके बाद 1971 से लेके 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। उसके बाद 77 से लेके 88 तक जो है वो जनरल ज़ियाउल हक़ का। और उसके बाद 88 से लेके 90 तक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। और उसके बाद 90 से लेके 93 तक नवाज़ शरीफ का। उसके बाद 93 से लेके 96 तक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोबारा आई थी। फिर 96 से लेके 99 तक नवाज़ शरीफ दोबारा आए थे। फिर 99 से लेके 2008 तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई थी। फिर 2008 से लेके आगे 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही थी। 2013 से लेके 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही थी। और 2018 से लेके आगे जो है वो 2018 से लेके आगे इमरान ख़ान की हुकूमत रही थी। 2018, 2019, 2020, 2021 मेरा ख्याल 3.5 साल ही हुकूमत कर पाए थे ये। फिर ये आपको पता है कि चले गए थे। ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उसकी डिटेल आप ज़रा सुन लीजिए। पीएम प्राइम मिनिस्टर सिस्टम जो है 1948 से शुरू हुआ था। 1948 से कौन आए थे पहले प्राइम मिनिस्टर? लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान पहले प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के बने थे 1948 में लियाकत अली ख़ान बने थे। ठीक है, कब तक? 1951 तक लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया था रावलपिंडी में। ठीक है, जलसा आम के दौरान। और इसीलिए लियाकत अली ख़ान को शहीद मिल्लत भी कहा जाता है। अब जो दूसरे वज़ीर आज़म बनेंगे 1951 से, अब देखें ये जो इस्कंदर मिर्ज़ा ये फ़ौजी जनरल हैं, इस्कंदर मिर्ज़ा ये 1955 में जो उन्होंने टेक ओवर किया मुल्क को, वो ऐसे नहीं किया। यहाँ सियासी अखाड़ पछाड़ देखिएगा आप, सियासतदान किस तरह एक दूसरे को क्या कह रहे थे, नोच खसोट रहे थे इक़्तिदार के पीछे। ये टाइम पीरियड जो चल रहा है आप देखिएगा, कितने वज़ीर आज़म, कितने गवर्नर जनरल, ये कर क्या रहे थे। तो ये टेक ओवर हुआ था मिलिट्री का। मुल्क में फसादात शुरू हो गए थे, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो बहरहाल यहाँ पर मोहम्मद अली ख़ान के बाद हमारे पास जो है वो 1951 से 1950 ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ये पहले गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। फिर ये क्या बने? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वज़ीर आज़म भी बने पाकिस्तान के 1951 से लेके 1953 तक, 1953 तक। फिर 1953 से तीसरे वज़ीर आज़म जो है वो कौन बने थे, क्या नाम है भाई? मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा ये वज़ीर आज़म बने 1953 से लेकर 1955 तक। देख रहे हैं कितनी तेज़ी से वज़ीर आज़म चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद इनको रिप्लेस किया चौधरी मोहम्मद अली ने। चौधरी मोहम्मद अली 1955 में ही आए। चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली 1955 में आए और 1956 में ये चले गए। ठीक है, और उसके बाद 1956 से हुसैन शहीद सोहरवर्दी ये आए। 1956 से 1957 तक पांचवें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी ये आए। और उसके बाद छठे वज़ीर आज़म, सातवें वज़ीर आज़म, ये सिस्टम आगे चलता रहा। बहरहाल हमें तो इसको और आगे बढ़ाते रहेंगे इसी तरह, लेकिन अभी तो हमें यहीं पर रुकना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1956 का। अब इसकी तरफ चलते हैं। अब ज़रा कनेक्शन मिल गया है। ठीक है भाई, इसको मिटाऊं। अब बुक खोल लीजिए ताकि आपको डायरेक्ट जो है वो पॉइंट समझ में आए। मैं साथ साथ बुलेट्स में लिखवाता भी जाऊंगा, बुलेट्स में लिखवाता भी जाऊंगा कितने पॉइंट्स आपकी पाकिस्तान स्टडी की बुक के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है भाई,
ये पॉइंट दिए हुए हैं आपके सैलिएंट फीचर्स में 10 पॉइंट हैं। इनको मैं बाकायदा रीड करके आपको एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, लेकिन पहले पॉइंट्स आप नोट कर लें। पॉइंट्स आप नोट कर लें कौन कौन से। ये जून 1955 में, जून 1955 में न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई थी। न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुई थी, इलेक्ट हुई थी। ये सेकंड है। फर्स्ट वाली का क्या हुआ, आपने दूसरे गवर्नर जनरल साहब का नाम सुना, ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बाद तीसरे गवर्नर जनरल जो ग़ुलाम मोहम्मद थे, इन्होंने उस फर्स्ट असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया था। फर्स्ट असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। कब, 1955 में जी। 1955 में असेंबली डिज़ोल्व कर दी। फर्स्ट पहली दस्तूर साज असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया 1955 में। और फिर सेकंड असेंबली जो है वो आई और उसने 1955 में ये इलेक्शन हुए। ये दूसरी न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन के ज़रिए आई और फिर इसने एक साल के अंदर पाकिस्तान का आइन बनाया। 1955, 1956 आप देख लीजिए, तो एक साल के अंदर जो है ये आइन बनाया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है जून 1955 में क्या आई, न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ और फिर पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक साल बाद, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आया एक साल बाद। एनफोर्स हुआ, एनफोर्स मतलब नाफिज हो गया। एनफोर्स मतलब नाफिज हुआ कब, 23 मार्च 1956 को। 23 मार्च 1956 को। ठीक है भाई। अब सैलिएंट फीचर्स के अंदर जो पॉइंट हैं बुलेट्स में वो भी लिख लीजिए। सैलिएंट फीचर्स, नुमायां खुसूसियात। सैलिएंट फीचर्स का मतलब, फीचर्स मतलब खुसूसियात, सैलिएंट मतलब नुमायां, ख़ास ख़ास खुसूसियात जो थी। ठीक है, अब ये आगे मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अब ये पॉइंट देख लेते हैं। अब ये आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, अब ज़रा खोल लीजिए इसको। पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। पहला पॉइंट, 10 पॉइंट हैं इसके, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, इसके 10 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कह रहे हैं इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल का मतलब होता है दीबाचा, खालिस उर्दू में इसको कहा जाता है। प्रीएम्बल मतलब दीबाचा। इन द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल दीबाचा। अब ये प्रीएम्बल क्या होता है, दीबाचा क्या होता है? किसी बुक के स्टार्ट में जो तफसीलात लिखी हुई होती है ना, जिसको हम कहते हैं 2 बातें या स्टार्ट या तमहीद होती है। आपने बुक को जैसे ही खोलेंगे ना, शुरू में लिखा हुआ होती है कुछ 1-2 पेजेस के ऊपर ख़ास ख़ास बातें लिखी हुई होती हैं। लिखने वाला ऑथर जो है वो बुक के हवाले से अपने कुछ ख़यालात का इजहार करता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बना था एक बुक की शक्ल में, तो जब आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते तो शुरू में जो आपको मिलता वो ये प्रीएम्बल होता, जो असल में इंट्रोडक्शन होता। ये समझ लीजिए, इसको दीबाचा कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के प्रीएम्बल में, दीबाचे में, इट वाज स्टेटेड, ये लिखा हुआ था, दैट के सॉवरेनिटी रेस्ट विद ऑलमाइटी अल्लाह, हाकमियत आला रेस्ट विद ऑलमाइटी अल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला हाकिम कुल है। एंड पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड, और पाकिस्तान को के बारे में ऐलान कर दिया गया, पाकिस्तान के बारे में ऐलान कर दिया गया एन इस्लामिक रिपब्लिक, कि ये एक इस्लामी जमहूरिया है। ठीक है भाई, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री।
वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जो है मुतारफ़ करा दिया गया मुल्क के अंदर। फेडरल मतलब वफाकी, पार्लियामेंट्री मतलब पार्लिमानी, सिस्टम मतलब निज़ाम, वॉज इंट्रोड्यूस मुतारफ़ करा दिया गया इन द कंट्री, मुल्क के अंदर। अब यहाँ पर ये फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, वही दो किस्म के जिसमें इलेक्शन होते हैं, सूबों के भी इलेक्शन होते हैं और मरकज़ के, सेंटर के या वफाकी इलेक्शन भी होते हैं, जिसमें पार्लियामेंट आ जाता है, नेशनल असम्बली और सेनेट आ जाता है। ठीक है, इस किस्म का निज़ाम हुकूमत होगा। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर, गवर्नर जनरल वॉज रिप्लेस्ड बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर जनरल ख़त्म करके इसकी जगह कौन आ गया, प्रेसिडेंट, सदर ने ले ली। चौथा पॉइंट जो है इसका, इसमें क्या बात की गई है, द पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द टू प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। जी, आपको याद होगा कि जो 5वां सूबा था बंगाल, वो इंडिया में कहाँ था, ये तो पाकिस्तान के 4 सूबे आ गए और ये 5वां सूबा इधर था, ये रहा बंगाल अलग से। ये इंडिया है पूरा का पूरा, ये 4 सूबे एक साइड पर, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान ये साथ में था, खैर ये बलूचिस्तान, तो सिंध और बलूचिस्तान ये लगभग साथ ही, ये पंजाब और ये KP के और ये KP के, ये ऊपर आज़ाद कश्मीर आ जाता, कश्मीर आ जाता है, ये कश्मीर है। तो ये सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP के 4 सूबे और ये 5वां बंगाल यहाँ था। इंडिया को पूरा क्रॉस करके वहाँ जाना पड़ता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। ये जो पाकिस्तान है इसको हम कहते थे ईस्टर्न पाकिस्तान, मशरिकी पाकिस्तान। ईस्ट को क्या कहते हैं, मशरिक कहते हैं ना इंग्लिश उर्दू में, मशरिक। और नॉर्थ को कहते हैं शुमाल, और साउथ को कहते हैं जुनूब, और वेस्ट को कहते हैं मगरिब। तो ये देखें ज़रा नक्शे में, मशरिक की साइड पर, ईस्ट की साइड पर ये 5वां सूबा था बंगाल, तो इसको कहा गया कि ये क्या है, ईस्टर्न पाकिस्तान, मशरिकी पाकिस्तान, और इसको क्या कहा गया, वेस्टर्न पाकिस्तान, मगरिबी पाकिस्तान। और ये 2 सूबे सिर्फ बना दिए गए। ये मैंने सूबों के नाम बताएं आपको, एक सूबा मशरिकी पाकिस्तान, उसका नाम रखा गया, दूसरा सूबा मगरिबी पाकिस्तान, ये उसका नाम रखा गया, 2 सूबे। तो ये चौथे पॉइंट में क्या बात की जा रही है, द पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द 2 प्रोविंसेस ऑफ द पाकिस्तान, नेमली द देन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान अंडर द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये 1956 के आइन में हुआ था, 2 सूबे बना दिए गए। अब यहाँ सेंटर का क्या मतलब है, द पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पावर जो है तकसीम कर दी गई, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब तकसीम कर दी गई, बिटवीन द सेंटर और 2 प्रोविंसेस के दरमियान। अब ये सेंटर क्या है, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंट जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है, नेशनल असम्बली, सेनेट, 2 हाउसेज होते हैं ना पार्लियामेंट के, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस जो है वो नेशनल असम्बली कहलाता है, अपर हाउस जो है वो सेनेट कहलाता है। नेशनल असम्बली से वज़ीर आज़म बनता है, सही है। तो नेशनल असम्बली से प्रेसिडेंट बनता है यहाँ पर, क्योंकि गवर्नर जनरल ख़त्म होकर प्रेसिडेंट आ गए ना, अभी प्रेसिडेंट बनेगा, वज़ीर आज़म भी बनेगा, लेकिन वज़ीर आज़म के पास इतनी पावर नहीं होगी जो प्रेसिडेंट के पास होगी। समझ आ रही है बात आप? तो सेंटर का मतलब विफाक है यहाँ पे, और 2 प्रोविंस होगा, इनमें तकसीम की जाएगी, नेमली जिनके नाम हैं द देन ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, मशरिकी पाकिस्तान यह, एंड वेस्ट पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान, अंडर द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वफाकी निज़ाम हुकूमत के अंडर। ठीक है। 5वां जो पॉइंट है इसके अंदर क्या है, इट वॉज एंश्योर्ड, इस चीज़ की यकीन दहानी जो है वो की गई इस कॉन्स्टिट्यूशन में, टू प्रोवाइड ऑल अपॉर्चुनिटीज़, के मुहैया करनी है, देनी है, टू प्रोवाइड मुहैया करनी है, ऑल अपॉर्चुनिटीज़, हर किस्म के मौक़े, हर किस्म के मौक़े, टू द मुस्लिम्स, मुसलमानों को, किस लिए, टू लीड देयर लाइफ्स, ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक। ठीक है भाई। 6ठा पॉइंट जो है यहाँ पे वो क्या कह रहा है,
मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेशंस, करीबी ताल्लुकात, क्लोज रिलेशंस मीन्स करीबी ताल्लुकात, मेंटेनेंस मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है, विद द मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप, करीबी ताल्लुकात रखने हैं, उनको मेंटेन करके रखना है। वॉज एम्फेसाइज्ड, इस पर जोर दिया गया। एम्फेसाइज मतलब जोर दिया गया, किसमें? इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेशंस विद द मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड वॉज एम्फेसाइज, इस बात पर जोर दिया गया कि करीबी ताल्लुकात रखने हैं, करीबी ताल्लुकात मेंटेन करके रखने हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ दुनिया के। 7वां पॉइंट, द ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द मुस्लिम, जो ऑफिस है हेड ऑफ द स्टेट का, वॉज रिस्ट्रिक्टेड, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो सिर्फ कोई मुसलमान ही हो सकता है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ये मुसलमान होना इनके लिए शर्त है। क्या है? द ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू मुस्लिम्स। 8वां पॉइंट, एनी एग्जिस्टिंग लॉ, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मौजूदा, एनी कोई भी मौजूदा कानून, एनी एग्जिस्टिंग लॉ कंट्ररी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, कंट्ररी का मतलब होता है बरअक्स, बरअक्स या बरखिलाफ, अपोजिट, कंट्ररी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, जो इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हो, इस्लामी उसूलों के बरअक्स हो, अगर ऐसा कोई मौजूदा कानून मौजूद है, वॉज टू बी अमेंडेड, उसमें तहरीफ़ की जाएगी, उसमें चेंज किया जाएगा, उसको अमेंड किया जाएगा, ऐसा कोई भी अगर कानून है तो। ठीक है भाई। 9वां पॉइंट जो है इसमें क्या बात की गई है? द राइट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, हुकूक जो हैं, राइट्स हुकूक जो हैं ऑफ द नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, गैर मुस्लिम अक़लियतों के, माइनॉरिटी मीन्स अक़लियत, वर गिवन ड्यू प्रोटेक्शन, उनकी जो है वो हिफाजत की जाएगी। ठीक है भाई। 10वां पॉइंट जो है इसमें क्या बात की जा रही है? उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, उर्दू को भी कौमी ज़बान का ख़िताब दे दिया गया और बंगाली को भी कौमी ज़बान का ख़िताब दे दिया गया। ठीक है भाई। ये 10 पॉइंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन अभी कर दिया। उसके नीचे भी कुछ लिखा है, आप बुक में देखें क्या लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 हैड रिमेंड इन फोर्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का 1956 का, हैड रिमेंड इन फोर्स, ये नाफिजुल अमल रहा, ये नाफिजुल अमल रहा। रिमेंड मतलब रहा, इन फोर्स नाफिजुल अमल, फॉर अबाउट 2.5 ईयर्स, 2 साल और आधा साल, मतलब लगभग 2.5 साल ये नाफिजुल अमल रहा। वैन, जब जनरल मोहम्मद अय्यूब खान, कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जब जनरल मोहम्मद अय्यूब खान जो थे कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के, टुक ओवर, उन्होंने अपने काबू में कर लिया, द एडमिनिस्ट्रेशन, निज़ाम ऑफ द कंट्री, मुल्क का, बाय इम्पोजिंग मार्शल लॉ, मार्शल लॉ नाफिज करके, ऑन 7 अक्टूबर 1958, 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगा दिया जनरल मोहम्मद अय्यूब खान ने। ठीक है भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वॉज एब्रोगेटेड, मनसूख कर देना, 1956 का आइन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वो मनसूख कर दिया गया, एब्रोगेटेड। ऑल द असेंबलीज़ वर डिज़ोल्व, जितनी भी असम्बलियाँ थीं, सूबाई और कौमी, विफाकी, सूबाई और विफाकी, जो भी असम्बलियाँ थीं, सबको क्या कर दिया गया? डिज़ोल्व कर दिया गया। 2 ही सूबे बना दिए गए थे ना, आपको पता है, 2 सूबे, एक मशरक़ी पाकिस्तान जिसका नाम था, एक मगरबी पाकिस्तान, 2 सूबों के अंदर जो भी सूबाई असम्बलियाँ थीं, उनके जो भी मेंबर थे, सबको डिज़ोल्व कर दिया गया। थस, लिहाजा, द कंट्री वंस अगेन बिकेम विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क जो है वंस अगेन, दोबारा, बिकेम विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, बग़ैर आइन के रहा, फॉर अबाउट 3 ईयर्स, तकरीबन 3 साल, एंड 8 मंथ्स और 8 महीने, इस टाइम पीरियड में। लेकिन कौन सी परेशानी थी जनरल मोहम्मद अय्यूब खान को कि उन्होंने जो है ये
7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज कर दिया। मत पूछिए बस कि लिटरली मुल्क का जो है वो, मैंने कहा ना कि ऐसी छीना झपटियाँ इक़्तिदार के ऊपर चल रही थी, सियासतदान एक दूसरे को ऐसे नोच खसोट रहे थे कि बेड़ा गर्क हो गया था। ना तो आवाम की कोई देखभाल थी, ना दूसरे मसलों की तरफ कोई ध्यान था। जैसे कि आज भी आप देख लें क्या हो रहा है मुल्क के, आपस के चल रहे हैं। आवाम क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन आवाम को भी तो सलाम है ना, मुंह उठा के जाके इनको वोट दे देते हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।